हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। माय नेम इज सीमा अग्रवाल। आज हम सीबीएसई एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर 5 देख रहे हैं। इसमें स्पेशली मैं आपको नॉमेनक्लेचर के बारे में बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चों को नॉमेनक्लेचर कंफ्यूजन होता है। हालांकि हालांकि 10th एनसीईआरटी के हिसाब से आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी क्या जनरल रूल्स फॉलो होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देने के वक्त, वो हम इसमें वीडियो में देखने वाले हैं। इसके बाद हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड्स की, जैसे कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। एक बॉडी है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम IUPAC बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं इसको कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। तो इसका फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो एक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रूल्स एस्टेब्लिश किए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम को लिखने के लिए। ठीक है, क्या होता है, इतने मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर हम एक सिस्टमैटिक मेथड फॉलो नहीं करेंगे उसको नेम देने का, उसका नॉमेनक्लेचर का, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि देखने में सारे एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है ना, अगर सबका फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कौन सा कंपाउंड है और वो कौन सा कंपाउंड है। सिस्टमैटिक तरीका होता है जिसे हम हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। तो जो रूल्स हम फॉलो करते हैं वो IUPAC सिस्टम के हिसाब से होते हैं। क्या रूल्स होते हैं, किस तरीके से हम करते हैं, वो हम आगे वाले स्लाइड्स में देखते हैं। ठीक है, तो द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दैट इज IUPAC, हैज एस्टेब्लिश्ड रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स prevent confusion caused by inconsistent nomenclature। तो inconsistent nomenclature से confusion जो होता है उसको रोकने के लिए IUPAC ने एक systematic तरीका बताया है जिसके हिसाब से आप organic compounds को नाम देते हो। ठीक है, so nomenclature क्या हो गया? Nomenclature is a systematic set of rules established by the IUPAC to address issues arising from arbitrary naming conventions। तो नॉमेनक्लेचर एक सिस्टमैटिक तरीका है जो एक सेट ऑफ रूल्स पे बेस्ड है, जो रूल्स बनाए गए हैं IUPAC के द्वारा, जिसके तहत हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देते हैं या उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, किस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, इसको हम एक सिस्टमैटिक तरीके से इसका नाम देते हैं, इसी को हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड। आपको पता है दो प्रकार के कंपाउंड्स होते हैं, एक होता है एलिफेटिक और एक होता है साइक्लिक, है ना। साइक्लिक को हम एरोमेटिक भी बोलते हैं। एलिफेटिक कंपाउंड्स में स्ट्रेट चेन होती है ना। आप एक जो कार्बन आइटम्स होते हैं, अगर वो ऐसे सीधे सीधे लगे हुए हैं तो वो एलिफेटिक कहलाएंगे, है ना। एक के बाद एक ऐसे लगे हुए हैं तो वो एलिफेटिक में कहलाएंगे। अगर एक ब्रांच भी है तो भी एलिफेटिक कहलाएगी। लेकिन अगर वो साइकिल के रूप में लगे हुए हैं तो फिर वो तुम्हारे क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक कहलाएंगे, या फिर इनको साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो ठीक है, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको एलिफेटिक और साइक्लिक करना है। एलिफेटिक में कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन में होते हैं, और साइक्लिक में साइकिल के रूप में होते हैं। साइकिल भी बहुत प्रकार की होती है, तो वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, वो आपके आपके कोर्स के में नहीं है, उससे हल्की सी डेफिनेशन याद करनी है, बाकी तो आप 11th-12th में पढ़ोगे CBSE के केस में। लेकिन ICSE के केस में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देता है, तो ICSE का ये वाला वीडियो अलग तरीके से बनेगा। Now, nomenclature of aliphatic compounds. According to IUPAC system, the name of organic compound in general consists of the following parts. IUPAC system के हिसाब से अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है तो उसमें ये सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो वर्ड रूट, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, फिर प्राइमरी सफिक्स लगता है, फिर सेकेंडरी सफिक्स लगता है, फिर प्रीफिक्स लगता है। ठीक है ना। तो ये चार चीजें जब हम लिखते हैं तो हमारा पूरा का पूरा उसका प्रॉपर नेम आ जाता है, नॉमेनक्लेचर आ जाता है। तो सबसे पहले हम वर्ड रूट देखते हैं कि वर्ड रूट क्या आएगा, फिर उसमें प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा, उसके आगे प्रीफिक्स क्या लगेगा, ये लगेगा। तो चार चीजें होती हैं, तब जाके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम कंप्लीट नॉमेनक्लेचर करते हैं। वर्ड रूट क्या होता है? द वर्ड रूट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन द पेरेंट चेन। जितने भी कार्बन आइटम पेरेंट चेन में होते हैं वो उसका वर्ड रूट कहलाता है। सपोज करो इस वाले केस में 4 कार्बन आइटम है, तो उसका वर्ड रूट आ जाएगा ब्यूट, है ना। अगर 5 का होता तो पेंट। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो चेन है, जो सबसे बड़ी कंटिन्यूअस चेन है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने आ रहे हैं, उसके हिसाब से हम उसको वर्ड रूट देते हैं। फॉर द चेन्स अप टू 4 कार्बन आइटम्स स्पेशल वर्ड रूट्स आर यूज्ड। 4 कार्बन आइटम है तब तक स्पेशल वर्ड हम लोग यूज करते हैं।
जैसे कि आपको पता है, जब अगर सिर्फ एक कार्बन एटम प्रेजेंट रहता है तो हम मिथ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर दो कार्बन एटम्स प्रेजेंट रहते हैं तो हम इथ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और अगर 3 कार्बन एटम्स रहते हैं तो हम प्रॉप कहते हैं, प्रॉप बोलते हैं। और अगर 4 कार्बन एटम्स रहते हैं तो हम ब्यूट वर्ड यूज करते हैं। लेकिन इसके अलावा जब 5 6 7 8 9 आता है तो फिर हम उसको ग्रीक न्यूमरल्स यानी कि हेक्सा, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट के हिसाब से बोलते हैं, राइट। जैसे कि इस चार्ट में तो क्लियरली दिया है, हालांकि आपको इतने सारे कार्बन एटम्स को याद करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। आप आगे के भी बस इतने से भी याद करोगे, ये फर्स्ट वाला कॉलम भी अगर आप ध्यान में दे लोगे तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो जो एक कार्बन एटम है अगर किसी भी कंपाउंड में, तो उसका जो वर्ड रूट आएगा वो मिथ आएगा। कार्बन एटम्स प्रेजेंट है तो इथ आएगा, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट एंड 8 ऑक्ट। यहाँ तक आप याद रखेंगे कि 10th में इतना सफिशिएंट है। ये सारा चीजें डिटेल में वाला जो होता है वो 11 12 में आपको यूज में आता है, राइट। ये जो स्लाइड जो मैंने कंप्लीट स्लाइड दी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, आपको फर्स्ट 8 आप याद रख लोगे तो आपका काम बन जाएगा। सेकंड जो होता है नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स में, हम जो दूसरी चीज हम देखते हैं, प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा। हमने बोला था ना, पहले वर्ड रूट आएगा फिर प्राइमरी सफिक्स आएगा। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट सैचुरेशन और अनसैचुरेशन इन द कार्बन चेन। हमको जो कंपाउंड है वो देखना पड़ता है कि उस कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है या कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। देखो आपका सपोज करो ये है कोई भी एग्जाम्पल है, जैसे सिंगल बॉन्ड वाला है, ठीक है, बताइए सैचुरेटेड, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, राइट। कभी कभी हो सकता है कि कंपाउंड में तुम्हारा एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो हमको ये देखना पड़ता है कि आपका जो चेन है कार्बन की, जो आप सबसे बड़ी वाली चेन देख रहे हो, उसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं या एक आध डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो आपका जो प्राइमरी सफिक्स आएगा वो एन आएगा, मतलब लास्ट में आपको एन वर्ड यूज करना पड़ेगा। अगर वो अनसैचुरेटेड है, मतलब उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपको देखना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड है तो आपको प्राइमरी सफिक्स इन हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स वाई एन ई आ जाएगा, आइन, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप सिंगल बॉन्ड होता है तो ये एल्केन सीरीज कहलाती है, राइट। आपको पता है ना, जब अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो एल्केन कहलाता है, डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन कहलाता है। तो उसी से ये आपके सफिक्स आ रहे हैं एन और इन, ठीक है ना। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो वो एल्काइन सीरीज होती है, यानी कि वाई एन ई आएगा। तो आपको पहली चीज तो ये देखनी है, वर्ड रूट देखनी है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। सेकंड स्टेप में आपको ये देखना है कि क्या पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड है या कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो उसके हिसाब से आपको सफिक्स का प्राइमरी सफिक्स डिसाइड करना पड़ेगा कि एन लिखना है कि इन लिखना है कि वाई एन ई लिखना है। थर्ड स्टेप क्या होगा, while writing the name of the primary suffix is added to the word root, ठीक है ना। सपोज करो कि जैसे इस वाले केस में है ना, इसमें 1 2 3 4 है, 4 कार्बन एटम्स है, लेकिन एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये वैसे तो 4 है तो ब्यूट तो आएगा ही, ब्यूट तो आप इसको बोलोगे ही। लेकिन चूंकि ब्यूट तो आप इसको बोलोगे ही क्योंकि 4 कार्बन एटम्स है, लेकिन चूंकि 1 2 सेकंड नंबर पे तुम्हारा वो है ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए ब्यूट के बाद आप ब्यूटाइन कर दोगे इसको, आपका प्राइमरी सफिक्स क्या आ जाएगा ये। और कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे, सिर्फ 2 ब्यूटाइन इसको बोलोगे, ठीक है ना। ऐसे ही आपने ये वाला केस देखो, इस वाले केस में आपके तो है तो ये 4 तो रहेगा तो ये ब्यूटी, लेकिन आपका जो फर्स्ट कार्बन एटम पे वो है डबल बॉन्ड, इसलिए ब्यूट के ब्यूटीन हो जाएगा, तो 1 ब्यूटीन कहलाएगा। और अगर ये सिर्फ सिंपल कार्बन की चेन होती तो ये सीधा सीधा क्या होता, ब्यूटेन होता, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी दिया है उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसके हिसाब से हम प्राइमरी सफिक्स एन इन या वाई एन ई लगाते हैं। Now, secondary suffix क्या होगा? A secondary suffix is used to indicate the functional group in the organic compound. अगर organic compound में कोई functional group भी है तो आपने देखा है, मैंने आपको बताया functional groups क्या होते हैं, जैसे अल्कोहल का ग्रुप है ना, ये अल्कोहल ये अल्कोहल का ग्रुप है, ये एल्डिहाइड का ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, या कीटोन का ग्रुप लगा हुआ है। अगर ग्रुप लगा हुआ है जिसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, तो सेकेंडरी सफिक्स इस फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से आएगा। A secondary suffix is used to indicate the functional group in the organic compound. The terminal E of the primary suffix is dropped if it is followed by a suffix beginning with A, E, I, O, U या Y. अगर
सपोज करो कि आपका जो ये अगर तुम्हारा जो ये सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स है, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है, अगर वो ए, ई, आई, ओ, यू या वाई से शुरू होता है, तो जो आपका जो आप प्राइमरी सफिक्स लिखोगे उसका ई आप ड्रॉप कर दोगे। कैसे होगा अभी हम आगे देखेंगे इसको, है ना। तो आप याद रखो कि सेकेंडरी सफिक्स डिसाइड करता है कि आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसके हिसाब से सेकेंडरी सफिक्स आता है। ठीक है, तो पहला हमने देखा वर्ड रूट। वर्ड रूट आता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैसे हैं वो वर्ड रूट डिसाइड करता है। सेकंड हुआ आपका प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में हमको देखना पड़ता है कि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है या कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी है। थर्ड हमको देखना पड़ता है कि क्या कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो फिर वो सेकेंडरी सफिक्स कहलाएगा। आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, if the name of the secondary suffix begin with a consonant then the terminal e of the primary suffix is not dropped। मैंने बोला था अगर वॉवल से शुरू होता है अगर आपका सेकेंडरी सफिक्स तो आपको लास्ट का जो ई है वो ड्रॉप करना है, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो आपको ई ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। आप एज इट इज उसको पूरा लिख के आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। हम अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। The terminal e of the primary suffix is also retained if some numerical prefix like di, tri, etc. is used before the secondary suffix। अगर आपने कोई डाई ट्राई वर्ड यूज किया तो भी हम ई नहीं ड्रॉप करते हैं। ठीक है, हालांकि आपको इतना डिटेल नहीं करना है, लेकिन ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है। कभी कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाता है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उसमें से तो उसमें आप ये वाले रूल्स फॉलो करते हो। हालांकि आपके 10th एनसीईआरटी के हिसाब से आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाना है, आपको बस स्टेप याद रखना है। तो हमारे जो एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से भी है वो मैं अभी कुछ आगे की स्लाइड्स में आपको बताऊंगी। अगर आप उतना भी प्रिपेयर कर लोगे तो आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए ये एक्स्ट्रा स्लाइड्स मैं आपको सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं या क्या इनका ऑर्डर होता है। ठीक है, तो जैसे ये वाली स्लाइड में आप देखो कि ये सारी जो लिस्ट है ना, ये फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट है। ये लिस्ट 1 है और ये लिस्ट 2 है। ठीक है, इसमें जो तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कोहल है उसको जनरल फॉर्मूला ROH लिखते हैं। ऐसे थाई अल्कोहल को RSH बोलते हैं। ये एमीन्स होते हैं RNH2। हालांकि तुमको इतना सारा तो नहीं करना है क्योंकि ये तो 11th-12th लेवल का है, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका अल्कोहल ग्रुप आपके इसमें काम में आएगा, एल्डिहाइड काम में आएगा, आपको कीटोन्स आपके कोर्स में रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा। ठीक है, ये जो मेन है ये इसमें रहेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनका जनरल फॉर्मूला होता है ROH अल्कोहल के केस में, एल्डिहाइड के केस में है RCHO, कीटोन्स के केस में है तुम्हारा RCO। R मतलब दोनों तरफ R प्रेजेंट करता है एल्किल ग्रुप। अभी एल्किल ग्रुप क्या होता है मैं बताती हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड आप COOH कहते हैं और इसी तरीके से बाकी होते हैं। बाकी की चीजें आपके सिर्फ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि पहले आपको वर्ड रूट लिखना है, फिर आपको प्राइमरी सफिक्स लिखना है, फिर आपको सेकेंडरी सफिक्स लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीफिक्स। फोर्थ पार्ट होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इज अ पार्ट ऑफ द नेम व्हिच अपीयर्स बिफोर द वर्ड रूट। वर्ड रूट के पहले आप प्रीफिक्स लगाते हो, है ना। तो ऑर्डर क्या होगा, पहले प्रीफिक्स आएगा, फिर आपका वर्ड रूट आएगा, फिर प्राइमरी सफिक्स आएगा और फिर सेकेंडरी सफिक्स आएगा। ठीक है, ये ऑर्डर आप फॉलो करते हो। तो सबसे पहले आपको प्रीफिक्स रहेगा, प्रीफिक्स रहेगा, फिर आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका प्रीफिक्स जब जब भी नॉमेनक्लेचर करोगे तो पहले तो प्रीफिक्स लिखोगे, फिर आप वर्ड रूट लिखोगे, है ना, कि इसका कितने कार्बन चेन्स है, फिर आप प्राइमरी सफिक्स लिखोगे और फिर आप सेकेंडरी सफिक्स लिखोगे। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स लिखोगे। तो उसको भी हम देखते हैं, जब और एग्जांपल्स हम देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आप समझने के लिए इसको समझो कि ऑर्डर क्या है। देखिए ये एल्किल ग्रुप होते हैं। जैसे मिथाइल जो ग्रुप है ना, जैसे मीथेन क्या होता है, CH4 होता है। ठीक है, CH4 होता है मीथेन। अगर इसमें से हम एक H माइनस कर दे तो ये क्या कहलाएगा, CH4 मीथेन कहला रहा है। ठीक है, अगर हम एक H माइनस कर दे तो ये हो जाएगा CH3। तो इसी मीथेन को हम क्या कहेंगे, मिथाइल। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से तुम्हारा ईथेन क्या होता है, C2H6। अगर हम इसमें से एक H माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा C2H5, तो ये कहलाएगा इथाइल। ठीक है, तो इसी तरीके से पूरी ये बनी है। मीथेन से मिथाइल होता है, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल, हेक्सेन से हेक्साइल। बस एक एच आप माइनस करते चले जाओगे तो आपकी ये एल्किल सीरीज बन जाती है। एल्किल सीरीज का जनरल फॉर्मूला, जो जनरल सिंबल होता है वो आर होता है, कैपिटल आर। जैसे हमने अल्कोहल में हमने ROH लिखा है, मतलब
OH के आगे एल्किल ग्रुप लगा है। अब ये एल्किल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है ना? तो डिपेंड करता है, C2H5 भी हो सकता है। अगर CH3 लगा, ये CH3OH हो जाएगा, यहाँ पे C2H5OH हो जाएगा। ठीक है, अब ये है कि ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, इन्होंने नाइट्रो, एल्कोक्सी, क्लोरो, ब्रोमो। तो आपके ऊपर के तो याद नहीं रखने की जरूरत है, ये चार आप देखोगे तो आपके काम में आ जाएंगे कि क्लोरो Cl होता है, ब्रोमो Br होता है, आयोडो I होता है, फ्लोरो F होता है। ठीक है, और ये नाइट्रोसो और ये ऊपर के तीन आपके काम के नहीं है। ठीक है, फिर उसी तरीके से अगर आप क्लोरीन लगाए तो आप उसको क्लोरो एल्केन करोगे, अगर मीथेन में क्लोरोइन लगाए तो आप उसको क्लोरोमीथेन बोलोगे, अगर इथेन में क्लोरीन लगाए तो उसको क्लोरो इथेन कहोगे। उसी तरीके से ब्रोमीन लिखा है तो ब्रोमो एल्केन हो जाता है, ब्रोमो मीथेन, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो प्रोपेन एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से आयोडो एल्केन, फ्लोरो एल्केन ऐसा हो जाता है। तो आपको ये देखना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगे हैं। Some functional groups which are always represented by prefixes, arrangement of prefix, root words and suffix, the prefixes, word root and suffix are arranged as follows। तो इस तरीके से जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस तरीके से अरेंज रहते हैं। सबसे पहले आप प्रीफिक्स या प्रीफिक्सेस लिखते हो, अगर एक से ज्यादा प्रीफिक्स है तो उसका भी ऑर्डर आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आपके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो जो फंक्शनल ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा वो पहले आएगा, उसके बाद दूसरा आएगा। फिर वर्ड रूट देखना पड़ता है, नंबर ऑफ कार्बन चेन, कार्बन एटम सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट चेन में कितने हैं। फिर आपको प्राइमरी सफिक्स लगाना पड़ता है, ये देख के कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। फिर आपको सेकेंडरी सफिक्स उसमें ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग ये सब चीजें देखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले आप बस ये सीक्वेंस याद रखो कि इसका सीक्वेंस क्या होता है। तो ये आपकी बुक के हिसाब से the names of the compound in a homologous series are based on the name of the basic carbon chain modified by a prefix phrase before or suffix phrase after indicating the nature of the functional group। तो आपका जो नेम होता है कंपाउंड का, उसमें आपका बेसिक कार्बन चेन आती है, फिर प्रीफिक्स आता है और फिर आपका क्या आता है, सफिक्स आता है। मतलब प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मिथेनॉल है ना, मिथेनॉल एक नाम है, इथेनॉल एक नाम है। तो मिथेनॉल में क्या होगा तुम्हारा, मेथेनॉल क्या होगा, CH3OH है ना। तो क्यों, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है ना, इसलिए इसको मेथ बोल रहे हैं, क्योंकि सिंगल कार्बन एटम है। तो वर्ड क्या था, मेथ। और आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल, और अल्कोहल का लिखते हो आप OL, तो मेथेनॉल, मेथेनॉल है ना। तो हमने मीथेन होता है, मीथेन क्योंकि अल्कोहल का ये ए से शुरू होता है तो हमने ये ई ड्रॉप करके इसमें उसको कर दिया METHANOL, तो मेथेनॉल बन गया। ठीक है, तो ये चीज हमको देखना है इसमें। नेमिंग अ कार्बन कंपाउंड कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड। इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं। आइडेंटिफाइंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड, अ कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम्स वुड हैव द नेम प्रोपेन। सबसे पहला स्टेप आपको करना है, जब नाम देना है तो पहले तो ये देखो कि कंपाउंड में कार्बन एटम्स कितने हैं। सपोज करो कि 3 कार्बन एटम्स है तो वो कंपाउंड का नाम शुरू हो प्रोप से, क्योंकि तीन तीन कार्बन मतलब होता है प्रोप। तो वो आपको सीरीज याद रख करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर 4 कार्बन एटम्स है तो ब्यूट, 2 कार्बन एटम है तो ईथ, 1 कार्बन एटम है तो मेथ है ना, 5 कार्बन एटम है तो पेंट। तो सबसे पहले तो देखो कि भाई कंपाउंड में कार्बन एटम्स कितने हैं। फिर इन केस अ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इट इज इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ द कंपाउंड विद आइदर प्रीफिक्स और सफिक्स। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो या तो वो प्रीफिक्स के रूप में आएगा या सफिक्स। If the name of the functional group is to be given as a suffix and the suffix of the functional group begins with the vowel A, E, I, O, U, then the name of the carbon chain is modified by deleting the final E and adding the appropriate suffix. अगर आपका जो फंक्शनल ग्रुप है आप उसको सफिक्स की तरह यूज कर रहे हो और आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसका वोवल A, E, I, O, U से शुरू होता है, इसका मतलब क्या हुआ, वैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वाली स्लाइड में कि अगर OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर आपका OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको जो सफिक्स लगते हैं ना वो ऑल लिखते हैं, यानी कि वॉवल से शुरू हो रहा है। उसी तरीके से अगर आपका एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन का ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, तो उसको आप लिखते हैं ONE से।
ठीक है, कीटोन ऐसा होता है, इसको इसको लिखते हो आप, ओ एन ई से आपका आता है, तो मतलब ये भी तुम्हारा क्या है, वॉवल है। अगर वॉवल, अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जिसको जिसका जो वर्ड नाम है वो वॉवल से आ रहा है, तो ऐसे केस में जो आपका जो रूट वर्ड है उसका ई हटा दोगे और आप वो वाला फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स है वो ऐड कर दोगे, है ना। जैसे प्रोपेन है, ठीक है, प्रोपेन में अगर इस वाले एग्जांपल में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है 3 कार्बन की चेन है, तो भैया रूट वर्ड तो प्रोपेन हो जाएगा। लेकिन उसमें कीटोन की अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो प्रोपेन का ई हट जाएगा और इसकी जगह कीटोन को जो जो सफिक्स होता है ओ एन ई वो लग जाएगा, तो नाम तुम्हारा प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे मत लिख देना कि पी आर ओ पी ए एन ई आपने पूरा लिखा फिर ओ एन ई लिखा, तो ये गलत हो जाता है। ये वाला ई आप हटा दोगे तो ये कैसे लिखोगे, पी आर ओ पी ए एन ओ एन ई, ये सही तरीका है। तो वो ये समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, कि अगर आपका फंक्शनल ग्रुप अगर आपका वॉवल से शुरू होता है तो आप जो रूट वर्ड है, जो तुम्हारा जो ई होता है लास्ट में, उसको हटा देना और सीधे फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगा देना। अगर if the carbon chain is unsaturated, then the final ane in the name of the carbon chain is substituted by ene or yne। ये भी मैंने बताया था कि कार्बन की चेन देखना है कि क्या सारे उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो चेन क्या आ जाएगा, इन वाली चेन कहलाएगी। सपोज करो कि ये तुम्हारा अगर ये है ऐसा है, अगर ये तुम्हारा ऐसा प्रेजेंट है तब तो तुम्हारा ये प्रोपेन कहला रहा है। लेकिन अगर इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये प्रोपेन ना कहला के प्रोपीन कहलाएगा, राइट। और अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाएगा तो फिर यही चीज आपकी क्या कहलाएगी, प्रोपाइन। वो ये बोलना चाह रहे हैं, है ना। तो आपको ये देखना है कि आपका इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तब तो वो प्रोपेन कहलाएगा, अगर एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो प्रोपीन कहलाएगा, और अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो प्रोपाइन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 कार्बन चेन विद अ डबल बॉन्ड वुड बी कॉल्ड प्रोपीन, एंड इफ इट हैज ट्रिपल बॉन्ड इट विल कॉल्ड प्रोपाइन, ठीक है। देखो ये एकदम सिंपल से दिया है, आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको जितना पढ़ोगे उतना कंफ्यूज होगे। तो अभी अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ो। अगर उसमें कोई भी हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन मतलब क्या होता है, क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आयोडो अगर है, मतलब क्लोरीन है। हेलोजन्स क्या होते हैं, हेलो हेलो का तो होता है हेलोजन्स। अगर कोई भी हेलोजन अटैच है मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन, इनमें से अगर कोई भी हेलोजन अटैच है एल्केन सीरीज में तो उसको हेलो एल्केन कहते हैं। तो हमारा प्रीफिक्स क्या आ जाता है, क्लोरो। सिर्फ जो हेलो एल्केन्स होते हैं ना वो प्रीफिक्स की तरह आते हैं, बाकी सारे जो है ना फंक्शनल ग्रुप वो सफिक्स की तरह ऐड होते हैं। क्लोरो, सपोज करो ये वाला एग्जांपल तुम देखो, 1 2 3 कार्बन एटम है ना, 3 कार्बन एटम, इसलिए इसको कह रहे हैं प्रोपेन। प्रोपेन क्यों बोल रहे हैं कि पूरे इसका तीनों कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसको प्रोपेन बोल रहा है। और इसमें एक क्लोरीन लगा हुआ है ना, यानी ये हेलो एल्केन हो गया, तो इसको क्या बोला आपने, क्लोरीन लगा, इसको क्लोरो प्रोपेन कह दिया। अगर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लिखा होता है ना तो इसी को हम ब्रोमो प्रोपेन कहते हैं। अगर इसकी जगह आयोडीन लिखा होता है ना तो इसी को आयोडो प्रोपेन कहते हैं। क्या होता है, इस तरीके से कोई कंपाउंड है तो सबसे पहले देखना कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कौन से हैं, तो पहले तो तुम उसका जो रूट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर दूसरा ये देखना कि केस में कौन सा हाइड्रोजन लगा है, क्लोरीन लगा है ब्रोमीन लगा है आयोडीन लगा है फ्लोरीन लगा है। जो भी लगा रहता है उसी के हिसाब से क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो या आयोडो हम कह देते हैं। और ये हमेशा ये जो हाइड्रोजन आते हैं ये हमेशा आगे आते हैं और फिर रूट वर्ड आता है। मतलब हेलो एल्केन्स में जो तुम्हारे क्लोरो ब्रोमो शब्द है वो प्रीफिक्स की तरह यूज होते हैं। सेकंड है अल्कोहल। अल्कोहल का सफिक्स ऑल लिखता है, ऑल। जैसे इस वाले केस में देखो 1 2 3 कार्बन एटम्स है ना, प्रोपेनॉल, तो ऑल जो है पीछे आ रहा है। और ओ क्या है आपका वोवल है ना, इसलिए प्रोपेन जो होता है ना, पी आर ओ पी एन ई प्रोपेन, तो ये ई हटा दिया और ऑल जोड़ दिया तो क्या बन गया, प्रोपेनॉल। क्लियर है ना। इस तरीके से ये बोल रहा है। इसी तरीके से अगर सपोज को एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, एल्डिहाइड ग्रुप क्या हुआ, CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप हुआ, ये OH अल्कोहल ग्रुप था। तो पहले तो ये देखा करो कि कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप अटैच है। इस वाले केस में ये एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है ना, तो हम कार्बन आइटम काउंट करेंगे 1 2 3, तो ये हो गया प्रोपन, प्रोपेन हो गया। और हम एल्डिहाइड को AL से करते हैं इसलिए ये AL आ गया, तो ये प्रोपेनल। तो याद रखना अगर OL लिखोगे तो वो अल्कोहल हो जाएगा और AL लिखोगे यानी कि वो एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन मत करना।
OH ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है तो ऑल लिखना है। अगर CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप है तो आपको AL लिखना है। फिर इसी तरह कीटोन ग्रुप, अगर कीटोन ग्रुप होता है तो ओन आता है सफिक्स, है ना। कीटोन ग्रुप क्या होता है, CO होता है कीटोन ग्रुप, है ना। तो ये जो ये CO प्रेजेंट है यही कीटोन ग्रुप कहलाता है। तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स क्या हुआ, 1 2 3 है, तो 1 2 3 है तो प्रोपेन आ गया। कीटोन ग्रुप का सफिक्स क्या है, ONE, इसलिए प्रोपेनॉन बन गया। और आप क्योंकि वॉवल से शुरू हो रहा है सारे, तो इसलिए ई जो लास्ट वाला ई है वो हम हटाते आएंगे, कैंसिल करते आएंगे। उसी तरीके से अगर कार्बोक्सिलिक प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, COOH को कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो ऑइक आ जाएगा, तो यही चीज क्या हो जाएगा, 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है। उसी तरीके से अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एन की जगह फिर क्या आ जाएगा, ईन, तो ये क्या आ जाएगा, प्रोपीन। प्रोपीन क्योंकि 1 2 3 है और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए प्रोपीन कह रहे हैं। उसी तरीके से ये भी 1 2 3 है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए इसको प्रोपाइन कह रहे हैं। तो आपको देखना है कि क्या कोई हेलोजन तो नहीं लगा है। अगर हेलोजन लगा है तो कौन सा लगा है, क्लोरीन लगा है, ब्रोमीन लगा है, आयोडीन लगा है, फ्लोरीन लगा है, जो भी लगा है उसको प्रीफिक्स की तरह लिखो और फिर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को काउंट करो और उसका नाम लिख दो। जो भी अल्केन सीरीज है, अगर सिंगल बॉन्ड वाली है तो, डबल बॉन्ड वाली होगी तो वही वो क्लोरोप्रोपीन हो जाती, ट्रिपल बॉन्ड वाली होती तो क्लोरोप्रोपाइन हो जाती। ठीक है। अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जो सफिक्स होता है वो ऑल होता है और फंक्शनल ग्रुप OH होता है। ठीक है। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, कीटोन का CO होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का COH होता है, एल्कीन्स का डबल बॉन्ड और एल्काइंस का ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये चीज देखते हुए हम इसको नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो इसको आप इसको प्रैक्टिस करना, तो ये आपकी बुक के हिसाब से है। फिर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बताऊंगी, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ जाता है तो पहले आपको रूल्स क्लियर होने चाहिए। हालांकि CBSE में नॉमेनक्लेचर जो है वो डिटेल में 11 12 में है, 9 10 में सिंपल ही रखा है, बेसिक ही रखा है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है। अब जैसे तुम्हारी ये एक्टिविटी एक दिया है उसमें कि हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, है ना। जैसे ये है कि इस कंपाउंड का नाम क्या दोगे। अब तुम देखो कितने कार्बन आइटम प्रेजेंट है, 2 कार्बन आइटम प्रेजेंट है और कौन सा हेलो आइटम प्रेजेंट है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन को हम क्या कहते हैं, बस प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं ना। तो प्रीफिक्स ब्रोमीन का क्या आ जाएगा, ब्रोमो, ब्रोमो आ जाएगा। और 2 है तो ब्रोमो इथेन इसको बोल देंगे, है ना। तो 2 कार्बन आइटम को तो इथ बोलते हैं और सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ब्रोमो इथेन हो गया। सेकंड केस में देखो ये आप CHO कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप में सफिक्स क्या आता है, एल आता है। एक कार्बन आइटम है तो ये क्या हो गया, किससे आएगा, मिथेनेल से आएगा, मीथेन से, तो मीथेन होता है ना। मीथेन का ई ड्रॉप कर दोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, मीथेनल। ठीक है ना, मिथेनल, METHAN, इसका ई ड्रॉप कर दोगे और एल्डिहाइड का ए लगाओ तो मिथेनल हो जाएगा इसका नाम। इस वाले केस में देखो कितने कार्बन आइटम्स है, 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम्स है, तो पहली बात तो मूड वर्ड हो जाएगा पेंट, पेन, है ना। फिर लेकिन इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 है, सॉरी 6 है, तो 6 की वजह से इसका हेक्स हो जाएगा, हेक्स, है ना। ये ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसको हेक्स आइन, YN लग जाएगा। ठीक है। और तुम्हारा कौन सा फर्स्ट कार्बन आइटम है, जहां से तुम्हारा ग्रुप लगा रहता है वहीं से नंबरिंग शुरू आती है। क्योंकि यहाँ ग्रुप लगा है तो यहाँ से तुम काउंट करोगे। ठीक है। अगर सपोज करो ये इस साइड से लगा होता तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो जहां से फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है नंबरिंग वहां से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो पहला वाला ब्रोमो इथेन, सेकंड वाला मीथेनल और थर्ड वाला 1 हेक्साइन। तो इस तरीके से करते हैं, तो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे आएंगे, इसलिए ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस करनी है, सिंपल सिंपल का नॉमेनक्लेचर करना है। आपको बस याद रखना है कि आपको तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम वर्ड रूट देखना है कि क्या है, उसके पहले प्रीफिक्स लगाना है, इसके यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स लगाना है, और अगर दूसरा भी सफिक्स है तो फिर सेकेंडरी सफिक्स लगाओगे। ये 4 स्टेप में आपका हो जाएगा। तो कुछ रूल्स होते हैं, अगर सपोज कोई इधर उधर अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो आपको क्या करना है, ये आपके स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले तो आइडेंटिफाई करो कि क्या फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, पहले तो उसको आइडेंटिफाई करो। फिर डिटरमाइन द रूट नेम विच इज बेस्ड ऑन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लंबी वाली कार्बन चेन देखो और फिर देखो उसमें कितने कार्बन आइटम्स आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, पहले वो देखो। नेक्स्ट
डिटरमाइन द सफिक्स विच इज बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप। फिर फंक्शनल ग्रुप जो भी होगा उस हिसाब से सफिक्स आएगा। अगर अल्कोहल होगा तो सफिक्स ऑल आएगा, अगर एल्डिहाइड होगा तो सफिक्स एल आएगा, अगर कीटोन होगा तो सफिक्स ओ एन ई आएगा। ठीक है, तो जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसके हिसाब से सफिक्स लिखना होगा। तो आपको ये चार्ट याद करना पड़ेगा कि कौन से फंक्शनल ग्रुप में हम क्या सफिक्स लगाते हैं। Name the molecules of the functional group has the lowest number। नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। अगर लेफ्ट हैंड साइड के पास रहे तो हम लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, और राइट हैंड साइड के पास अटैच है तो हम राइट हैंड साइड से करेंगे। देखो सपोज करो कि हमारा फंक्शनल ग्रुप अगर यहाँ अटैच्ड है, ठीक है, फिर कार्बन आइटम चले आ रहे हैं, तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट। अगर सपोज करो यही चीज अगर आपका यहाँ अटैच होता, ठीक है, तो हम नंबरिंग राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। तो जहां से भी फंक्शनल ग्रुप आपका नियरेस्ट पड़ रहा होता है वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं ताकि फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोएस्ट नंबर मिले। नेक्स्ट, इफ देयर आर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप, चूज वन एज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड नेम द कंपाउंड बेस्ड ऑन हिम। अगर किसी भी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, सपोज करो उसमें अल्कोहल भी प्रेजेंट था, और अगर यहाँ पर कहीं पे अगर हमारा कीटोन भी प्रेजेंट होता है ना, दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो गए, अल्कोहल भी है और कीटोन भी है, तो फिर हम देखेंगे कि पहला नाम किसका लिखते हैं और सेकंड किसका लिखते हैं। इसका ऑर्डर भी होता है, उसको भी आपको याद रखना पड़ता है। हालांकि आपके 10th में इतना ज्यादा तो नहीं आएगा, दिस इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। नेम द रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट यूजिंग प्रीफिक्सेस। और बाकी जो फंक्शनल ग्रुप है उसको एज अ प्रीफिक्स आप यूज करेंगे। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द, तो आपका जो ऑर्डर है, जो आपके मेन फंक्शनल ग्रुप है, सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता है, सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी दी जाती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को दी जाती है। आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड को आप COOH लिखते हो, COOH, ठीक है ना। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स भी होते हैं। नेक्स्ट होता है ग्रुप्स विद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मतलब तुम्हारा O या N कहीं लगा है तो उसको देते हैं, हालांकि ये आपके कोर्स में नहीं है। फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी आपकी एल्काइंस और एल्कीन्स और एल्काइंस होती है, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। लोएस्ट प्रायर क्या होते हैं, फिर जो सबसे वो हुए उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो इस तरीके से ये आपकी सीरीज चलती है। सबसे पहले आपका सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड को है, फिर इसके डेरिवेटिव्स को है, जैसे ये हो गए इसके डेरिवेटिव्स, फिर आपके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को है, और फिर आपके एल्कीन्स और एल्काइंस को है। ठीक है, हालांकि 12th लेवल की है। ये इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि सपोज करो ऐसा जो ऐसा आया था क्वेश्चन, ये इन्होंने ये कंपाउंड बना देंगे, ठीक है, ऐसा ऐसा फॉर्मूला लिख देंगे, अब वो कहेंगे कि इसको नेमिंग दो। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, आपको 4 स्टेप फॉलो करने हैं। आपको रूट वर्ड, सफिक्स, फर्स्ट सफिक्स, सेकंड सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स प्रीफिक्स देखना है। पहला स्टेप क्या होगा, हाउ मेनी कार्बन आइटम्स आर प्रेजेंट इन द चेन, है ना। तो इस चेन में देखो कितने कार्बन आइटम्स प्रेजेंट है। एक तो देखो हमें एक कंटिन्यूस चेन लेनी पड़ती है, या तो तुम ये लोगे 1 2 3, या लोगे 1 2 3 4, तो 1 2 3 से तो 1 2 3 4 वाली बड़ी हुई ना, तो हम 4 ले लेंगे। तो हमारे रूट वर्ड ब्यूट आने वाला है, क्योंकि 4 है लॉन्गेस्ट चेन, तो रूट वर्ड हमारा क्या हो गया, ब्यूट हो गया। सेकंड स्टेप में देखो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सेकंड स्टेप में देखो क्या कोई सारे सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड भी है कार्बन आइटम्स के बीच में। तो इस वाले केस में सारे सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड है तो यानी कि जो फर्स्ट सफिक्स है वो एन आने वाला है ना, फर्स्ट सफिक्स एन आने वाला है। फिर आपको थर्ड स्टेप में देखोगे इज देयर एनी फंक्शनल ग्रुप, क्या कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। हाँ, एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें एक अल्कोहल का है, और अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ऑल होता है, तो हमने वो इसको ऑल लगाएंगे, है ना। फिर फोर्थ स्टेप क्या देखोगे, आर देयर एनी साइड चेंज और सब्स्टिट्यूट, कोई साइड चेंज भी निकली है। हाँ, यहाँ पे निकली है, इस सेकंड कार्बन आइटम पे एक साइड चेन निकली है मिथाइल की, है ना। तो हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे जैसे OH है वो तुम्हारे राइट हैंड साइड से पास में पड़ रहा है ना, तो यहाँ से हम नंबरिंग देंगे। इस वाले केस में जो फंक्शनल ग्रुप है, ये OH जो फंक्शनल ग्रुप है वो यहाँ से पास में पड़ रहा है, जिसलिए नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 और 4। तो देखो आपका सबसे पहले आप जो एल्किल ग्रुप है वो लिखो, मिथाइल ग्रुप है ना, कौन से कार्बन आइटम पे, थर्ड, तो 3 डाइस मिथाइल। और फिर आपका कितने कार्बन आइटम की चेन है, रूट वर्ड क्या है आपका, ब्यूट आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन आ जाएगा, और फिर सेकंड आइटम पे आपका क्या है, अल्कोहल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2। इस तरीके से आप इसको लिखोगे, है ना, कि थर्ड कार्बन आइटम में मिथाइल ग्रुप है, रूट वर्ड इसका ब्यूटेन है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है इसे ब्यूटेन आएगा, और सेकंड पर आपका अल्कोहलिक ग्रुप है इसलिए ये ऑल आ जाएगा। तो 3 मिथाइल ब्यूटेन
ऑल, ये इसका नाम आ जाएगा। हालांकि ये वाली स्लाइड मैंने एक गूगल से देखी है फॉर एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन तुम्हारे केस में अभी भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, सिंपल आपको प्रोपेन से ही रिलेटेड ज्यादा आते हैं, आप उसकी भी प्रैक्टिस कर दोगे तो मोर देन इनफ है। ये आपकी फॉर इंफॉर्मेशन के लिए है कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रीफिक्स के रूप में कार्बोक्सी लिखते हैं, सफिक्स में ऑइक लिखते हैं। उसी तरीके से तुम्हारा एनहाइड्रेट है, ईस्टर है और ये सब है। तो ये सिर्फ एज अ एक बार देखने के लिए चार्ट है, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में मत पहुंचो, लेकिन ये इन टोटल होता है जो कि आपको ऑर्गेनिक जब नॉमेनक्लेचर कहते हैं तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। इतने डिटेल में आप 11th-12th में समझोगे, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो यहाँ तक तो नॉमेनक्लेचर था। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड देखेंगे। को इसमें 4 केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखना है। कंबशन रिएक्शंस क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती है, एडिशन रिएक्शंस क्या होती है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, combustion reaction क्या होती है? Carbon in all its allotropic form burns in oxygen to give carbon dioxide along with the release of heat and light. कार्बन किसी भी एलोट्रोपिक फॉर्म में हो, भले वो डायमंड के रूप में हो, ग्रेफाइट के रूप में हो, फ्लोरीन के रूप में हो, या कोई भी कार्बन का कंपाउंड है, अगर इसको कंप्लीटली बर्न कर दोगे, बर्न मतलब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में कंप्लीटली बर्न कर दोगे, तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और हीट और लाइट एनर्जी निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा ऑन कंप्लीट कंबशन। ठीक है, most carbon atom compounds also release large amount of heat and light on burning. अधिकतर कार्बन कंपाउंड्स को जब आप बर्न करते हो तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट और लाइट एनर्जी रिलीज करते हैं। तो ऑन कंप्लीट कंबशन, जब भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंप्लीट कंबशन करोगे, कंप्लीट कंबशन मतलब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करोगे, तो हमेशा आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ में बहुत सारी हीट निकलेगी और बहुत लाइट एनर्जी निकलेगी। ठीक है, ये आपका कार्बन कोई भी कंपाउंड होगा कंप्लीट कंबशन में यही देता है वो। जैसे ये एग्जांपल दिया है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब बर्न हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, हीट निकली और लाइट। अगर ये आपका कार्बन कंपाउंड था, लेकिन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका, जैसे कि मीथेन है या यहाँ पे इथेनॉल है, तो इसको आपने बर्न किया मीथेन को, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनी, हीट और लाइट निकली। इसी तरीके से आपने मीथेनॉल है वो बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वाटर बने, हीट और लाइट बनी। तो ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंप्लीट कंबशन करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट बनती है। ठीक है, और ये कार्बन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये कार्बन का कंपाउंड है। कार्बन कंपाउंड है इसमें हाइड्रोजन का कंटेंट है ही नहीं, सिर्फ कार्बन है, प्योर कार्बन है, इसलिए वाटर नहीं बना और हीट और लाइट एनर्जी ही रिलीज हुई। ठीक है, saturated hydrocarbons will generally give clean flame, while unsaturated carbon compounds will give a yellow flame with lot of black smoke. दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से हुए? सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड, जिनको हम एल्केन बोलते हैं, है ना, जैसे आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन हुआ। और आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या हुए? डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड यानी कि एल्कीन, या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड यानी कि एल्काइन, जैसे कि इथीन या इथाइन। तो कभी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप जलाओगे ना, हमेशा ये क्लीन ब्लू फ्लेम निकलती है। जबकि अगर आप अनसैचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले आपका हाइड्रोकार्बन को जलाओगे तो येलो फ्लेम निकलती है और बहुत ज्यादा काला काला धुआं निकलता है। ठीक है, तो अगर काला धुआं निकल रहा है और येलो फ्लेम आ रही है तो समझ जाना कि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर क्लीन फ्लेम निकल रही है ब्लू, तो वो समझ जाना कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप जला रहे हो। However, limiting the supply of air results in incomplete combustion of even saturated hydrocarbons, giving a sooty flame. लेकिन कभी कभी क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी आप लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई में जब जलाते हो तब भी धुआं निकलता है, सूटी फ्लेम यानी काला धुआं निकलता है। तो काला धुआं दो कंडीशंस में निकलेगा, या तो तुम ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट नहीं दे रहे हो तो सैचुरेटेड कंपाउंड भी काला धुआं निकालेगा। अगर तुमने अच्छे से ऑक्सीजन की सप्लाई दी और तो भी काला धुआं निकल रहा है और साथ में येलो फ्लेम भी आ रही है, यानी कि वो कंपाउंड क्या है? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड को जब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो वो हमेशा एक क्लीन फ्लेम देती है। इस तरीके से हम फ्लेम को देख के और धुएं का रंग देख के हम पहचान जाते हैं कि सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, ऑक्सीजन सफिशिएंट है या कम क्वांटिटी में है, इनसफिशिएंट है, लिमिटिंग क्वांटिटी में है। The gas or kerosene stove used at home as inlets for air so that a sufficient oxygen rich mixture is burned to give a clean blue flame. अगर पहले के घरों में आपका स्टोव यूज होता था या तो गैस का और केरोसिन का, जब हम लोग गैस स्टोव होते हैं उसमें भी
तो इसमें क्या होता है, इनलेट्स होते हैं ताकि हवा का सप्लाई बना रहे, ताकि जो आपका जो फ्यूल है उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल सके और क्लीन ब्लू फ्लेम मिले। तो अगर क्लीन ब्लू फ्लेम अगर आपके बर्नर से निकल रही है ना, समझ लो कि आपकी जो इनलेट्स है वो पूरे अच्छे तरीके से खुले हुए हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी है और आपका फ्यूल का कंप्लीट कंबशन हो रहा है। तो इस बार इस पे आपका वेस्टेज कम होता है। अगर आपकी गैस की फ्लेम येलो आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रहा है। आपकी गैस स्टोव का जो इनलेट है वो कहीं से ब्लॉक है, उसको साफ करो, नहीं तो आपकी आधा जला ही गैस रहेगी और आपके ऐसे गैस की वेस्टेज बढ़ जाएगी और सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाएगा। If you observe the bottoms of cooking vessels getting blackened, it means that the air holes are blocked and fuel is getting wasted. इसीलिए जैसे जैसे अब कभी हम चूल्हे के ऊपर अगर खाना बनाते हैं या कभी कभी हमारी गैस में भी जब खाना बनाते हैं तो नीचे से बर्तन काला होने लगता है। काला होने लग रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो इनलेट है वहां से हवा की सप्लाई पूरी नहीं हो रही है, वो ब्लॉक हो रहा है। कुछ दाल या चाय वगैरह उसमें गिर गई है, जिससे वो इनलेट जो है वो ब्लॉक हो गया है और ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए आपका जो फ्यूल है वो पूरी तरीके से नहीं जल पा रहा है और वेस्ट हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, गैस के ऊपर चलाते हो तो वो काला पड़ने लगता है। ठीक है। Fuels such as coal and petroleum have some amount of nitrogen and sulfur in them. जब हम पेट्रोल, कोयला और पेट्रोलियम यूज करते हैं, जो फ्यूल तुम्हारा कोयला या पेट्रोलियम होता है, तो उसमें कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट रहता है। और नाइट्रोजन और सल्फर क्या करते हैं, ये जब जलते हैं तो ऑक्साइड्स बनते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। उसी तरीके से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। ये क्या होता है, ये पॉल्यूटेंट का काम करते हैं और पॉल्यूशन बढ़ाते हैं। ठीक है। तो अगर कोल और पेट्रोल को क्यों पॉल्यूटेंट बोला गया है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और सल्फर भी कुछ मात्रा में पाई जाती है और जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो इनके ऑक्साइड बनते हैं जो कि एज अ पॉल्यूटेंट बिहेव करते हैं। ठीक है। Why do substances burn with or without flame? Have you ever observed either a coal or a wood fire? If not, the next time you get a chance, take close note of what happens when the wood or coal starts to burn. कभी कोयले को या लकड़ी को जलता हुआ देखा है? तो कभी कभी से जब हम जलाते हैं तो उसमें से फ्लेम्स निकलती हैं, लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि कोयला या अंगार जब जल रहा होता है वो सिर्फ लाल हो जाता है, उसमें से कोई फ्लेम नहीं निकल रही होती है। तो वो यही, ये वाला जो आपका बॉक्स है वो यही बता रहा है कि कभी कभी आपको कोई चीज जलाती हो फ्यूल तो उसमें से फ्लेम निकलती दिखती है, कभी कभी वो फ्लेम नहीं निकलती दिखती, सिर्फ उसका वो चीज रेड हॉट हो जाती है और वही जैसे अंगारे हैं वही लाल हो जाते हैं, धधकते हैं। तो ये क्या होता है? So, have you ever observed either a coal or a wood fire? If not, the next time you get a chance, take close note of what happens when the wood or coal starts to burn. You have seen above that the candle of the LPG in the gas stove burns with a blue flame. जैसे कैंडल है या LPG होती है वो ब्लू वो उसमें से लौ निकलती है, फ्लेम से जलती है, फ्लेम निकलती है, मतलब ब्लू फ्लेम नहीं, गलत पढ़ा मैंने, उसमें से फ्लेम यानी कि लौ निकलती है। However, you will observe the coal or charcoal in an अंगीठ heap समटाइम जस्ट ग्लो रेड, सिर्फ रेड कलर की हो जाती है, उसमें से कोई फ्लेम निकलती है, विदाउट अ फ्लेम। दिस इज बिकॉज अ फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस व्हेन गैसियस सब्सटेंसेस बर्न। फ्लेम कब बनती है? जब भी कोई गैसियस सब्सटेंस को जलाया जाता है, जब भी कोई सब्सटेंस जो गैस होती है अगर वो जलती है तो फ्लेम निकलती है। जब वुड और चारकोल को तुम जलाते हो तो उसके जो वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं वो वेपराइज हो जाते हैं विद अ फ्लेम इन द बिगिनिंग। वो शुरुआत में उसमें जितने भी वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं वो लॉ के रूप में निकलते हैं और वेपराइज होते हैं। जब वो पूरे जल चुके होते हैं तो फिर क्या होता है, फिर फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती है, फिर अकेला वो लाल लाल रेड हॉट होकर धधकता रहता है, उसमें फ्लेम नहीं दिखती है ना। तो इसको फिर से देखो, दिस इज बिकॉज अ फ्लेम is only produced when gaseous substances burn. When wood or charcoal is ignited, the volatile substance present vaporize and burns with a flame in the beginning. A luminous flame is seen when the atoms of the gaseous substances are heated and started to glow. एक ल्यूमिनस फ्लेम दिखती है जब गैसियस सब्सटेंस को हीट करते हैं और वो जलने लगते हैं, ग्लो करने, मतलब उसमें से रोशनी निकलने लगती है। द कलर प्रोड्यूस्ड बाय ईच एलिमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। अब लाल कलर की निकलेगी कि येलो निकलेगी कि ब्लू निकलेगी, वो हर एलिमेंट की अपने कलर की फ्लेम होती है। Try and heat a copper wire in the flame of a gas tube and observe its color. आप copper wire को जला के देखो, देखो कौन सा कलर निकल रहा है। Have you ever seen the incomplete combustion gives us soot which is carbon? है ना, कभी कभी हम पेपर जब जलाते हैं और वो पूरी तरीके से नहीं जलता तो उसमें काला धुआं निकलता है, या प्लास्टिक जलाओगे तो काला धुआं निकलता है, इसी काले धुआं को हम सूट कहते हैं। ठीक है। On this basis, what will you attribute the yellow color of candle flame to? और अगर कैंडल फ्लेम में येलो कलर आ रहा है तो क्यों आ रहा है? तो इस क्वेश्चन के जवाब आप दो।
कि क्यों आता है ना? कभी कोई चीज इनकम्प्लीट कंबशन होती है, अनसैचुरेटेड होगा वो, इसलिए येलो फ्लेम आ रहा है ना? हमने पढ़ा था भी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है तो येलो कलर आता है। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है तो क्लीन ब्लू फ्लेम आती है। अगर पूरी तरीके से नहीं जल रहा है तो काला धुआं उड़ेगा, उस काला धुआं को हम सूट कहेंगे। अगर अच्छे से जल रहा होगा तो फिर क्लीन फ्लेम देगा। तो अलग अलग सब्सटेंस की जो फ्लेम होती है उसका कलर भी अलग अलग होता है। हम फ्लेम का कलर देख के पहचान जाते हैं काफी हद तक कि कौन सा कंपाउंड है। ठीक है। उसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम कैसे बनता है? हमको पता है कोल और पेट्रोलियम एक फॉसिल ऑयल है ना? क्योंकि बहुत सालों तक पेड़ पौधे और वो जानवर वगैरह ना नीचे जमीन के अंदर दब जाते, मर गए, उसमें गिर गए, फिर ऊपर से मिट्टी चढ़ गई, फिर और आंधी तूफान आया वो और दब गए, और अंदर हीट जनरेट हो जाती है तो उसकी वजह से वो धधक धधक के एक नया रूप ले लेते हैं, इसी को हम कोल और पेट्रोलियम कहते हैं। लेकिन ऐसा करने में हजारों साल लगते हैं, एक दो दिन की बात नहीं होती है। हजारों साल में वही जो पेड़ पौधे, वही जानवर जो एक टाइप पे लिविंग थिंग होते हैं, वो जब मर जाते हैं और नीचे जमीन में दब जाते हैं और दबते चले आते हैं, और उनमें हीट करके जो वो अपने अंदर जो प्रोसेस होते जाते हैं, उनमें बैक्टीरिया लग जाते हैं और भी चीजों का प्रोसेस होता है, तब जाके वो एक ऑयल बन जाता है, और इसको हम फॉसिल ऑयल कहते हैं। वो फॉसिल फ्यूल्स के रूप में कोयले या पेट्रोलियम के रूप में निकलता है। लेकिन ऐसा करने के लिए इनको मिलियंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। Coal and petroleum have been formed from biomass which has been subjected to various biological and geological process. Biomass क्या हुआ? मतलब मरे हुए पेड़ पौधे या जीव जंतु। Coal is the remains of tree, ferns, other plants that lived millions of years ago. Coal क्या है? वो अवशेष हैं trees के, ferns के और other plants के जो millions of years ago पहले पेड़ के रूप में मौजूद थे। These were crushed into the earth, perhaps by earthquakes or volcanic eruption. या तो वोल्केनो erupt हुआ होगा या earthquake आया होगा, या और ये पेड़ नीचे जमीन के नीचे दब गए होंगे। They were pressed down by the layers of earth and rock, और earth और rock की कई layers के नीचे ये पेड़ पौधे दब गए होंगे। They slowly decayed into coal. ये सड़ सड़ के काय में तब्दील हो गया कोयले में। Oil and gas are the remains of millions of tiny plants and animals that lived in the sea. उसी तरीके से जो ऑयल और गैस होती है वो मिलियंस ऑफ साल लग गए जब तुम्हारे प्लांट्स और एनिमल्स जो सी में रहते थे वो जब मर के जब सी बेड में दब गए, तो जो वो बना वो क्या बन गया? ऑयल और गैस बन गया। When they died, their body sank to the sea bed and were covered by the silt. जब ये जो पेड़ पौधे जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स थे जो मर गए, तो वो जो तुम्हारा समुद्र है उसके उसकी तलहटी में, इसके यानी कि उसके बॉटम में जाके बैठ गए। फिर उसके ऊपर मिट्टी चढ़ती गई यानी कि सिल्ट, यानी कि वो अंदर दबते गए। फिर उसके ऊपर बैक्टीरिया का अटैक हुआ। बैक्टीरिया अटैक द डेड रिमेन्स टर्निंग देम इनटू ऑयल एंड गैस अंडर हाई प्रेशर। फिर बैक्टीरिया के असर की वजह से ये जो डेड चीजें हैं वो ऑयल और गैस में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि प्रेशर भी बहुत ज्यादा था और इस तरीके से ये प्रोसेस्ड होके आपके ऑयल और पेट्रोल में कन्वर्ट हो गई। दे वर बीइंग सब्जेक्टेड टू। मीनवाइल द सिल्ट वाज स्लोली कंप्रेस्ड इनटू रॉक। जो सिल्ट इनके ऊपर चढ़ी हुई थी वो क्या रॉक में बदल गई। द ऑयल गैस सीप्ड इनटू द पोरस पार्ट्स ऑफ द रॉक, और रॉक के बीच में जो ऑयल गैस है वो आके ट्रैप हो गई एंड गॉट ट्रैप्ड लाइक वाटर इन द स्पंज। जिस तरीके से स्पंज में पानी फंस जाता है ना, उसी तरीके से ये रॉक के अंदर ऑयल और गैस आके ट्रैप हो गया। इसलिए कहते हैं ना कि समुद्र के कुएं, समुद्र में तेल के कुएं होते हैं, है ना? तो वो समुद्र में, अब सोचने वाली बात है, समुद्र में तेल का कुआं कैसे आ गया? भाई समुद्र में तेल का कुआं ऐसे आ गया कि समुद्र में जो पेड़ पौधे थे और जो जानवर थे, जो एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स थे, वो भी तो मरते हैं ना। वो मरे तो समुद्र के बॉटम में बेस पे जाके वो दब गए। फिर उनके ऊपर वो जो समुद्र की मिट्टी है वो चढ़ती गई और वो अंदर नीचे धंसते चले गए। जब धंसते चले गए तो उनके ऊपर प्रेशर बहुत लगा और ऊपर से उस पर बैक्टीरिया वगैरह भी लग गए। ये सब चीजें लग गए तो ऐसे होते होते मिलियंस ऑफ ईयर्स में वही मरे हुए पौधे और जानवर तुम्हारे ऑयल और गैस का रूप ले लिए, और उसके ऊपर जो मिट्टी थी ना उसने रॉक का रूप ले लिया। तो रॉक के बीच में ये ऑयल और गैस फंस गई। तो जब हम तेल के कुएं खोदते हैं तो ये इन रॉक्स में से ये ऑयल और गैस को निकालते हैं, जो पेट्रोल कहलाती है, राइट? इसलिए हम पेट्रोलियम को फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो पूछा जाएगा भैया कोल और पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल क्यों है? तो कोल और पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स इसलिए हैं क्योंकि ये जिस चीज से बने हैं वो एक जमाने में लिविंग थिंग्स थे, है ना? या तो वो पेड़ पौधे आपके अर्थक्वेक और वोल्केनो से आके उनकी वजह से गिर गए और वो जमीन के अंदर धंस गए, और फिर वो कोयले में तब्दील हो गए मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, या वो समुद्र में पाए जाते थे और उसमें बैक्टीरिया का अटैक हुआ और हाई प्रेशर की वजह से वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में पेट्रोल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, या ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स।
तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये तो था आपका कंबशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? जब भी किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, जो भी कंपाउंड सामने वाले कंपाउंड को ऑक्सीजन देगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबशन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कभी भी कार्बन कंपाउंड्स को आप ऑक्सीडाइज करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है जब कंबशन होता है। तो कंबशन में भी एक प्रकार का ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, क्योंकि कंबशन में आप क्या कर रहे हो कि आप उसको ऑक्सीजन से तो ट्रीट करा रहे हो, लेकिन सारे कंबशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं कहलाते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो चूंकि कंबशन में भी तुम्हारा ऑक्सीजन से ही रिएक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कहते हैं, इसलिए इसको हम हिस्सा मान लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ठीक है, जैसे कोई भी तुम्हारा हाइड्रोकार्बन है, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, उसको जब आप पूरी तरीके से कंबशन कराते हो मतलब ऑक्सीजन से की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है। तो ये जो कंबशन रिएक्शन है ये भी एक प्रकार का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। In addition to this complete oxidation, we have reaction in which alcohols are converted into carboxylic acid. उसी तरीके से तुम्हारी कुछ और भी रिएक्शंस होती है, इसमें ऑक्सीडेशन होता है। जैसे अल्कोहल को आप जब भी ऑक्सीडाइज करोगे, अल्कोहल होते हैं, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कभी भी ऑक्सीडेशन होता है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। ठीक है, ये पूछ लेते हैं। एल्डिहाइड भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। ठीक है, we see that some substances are capable of adding oxygen to others. These substances are known as oxidizing agent. वो सब्सटेंस होते हैं जो दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड करने में हेल्प करते हैं, तो उन सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे कि alkaline potassium permanganate or acidified potassium dichromate are oxidizing alcohol to acids, that is adding oxygen to the starting material. जैसे तुमने अल्कोहल में अगर आपने पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट ऐड कर दिया या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड कर दिया ना, तो अल्कोहल तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस केस में ये दोनों कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। Hence they are known as oxidizing agent. है ना, इसे ये एग्जांपल है, ये अल्कोहल है ना, OH ग्रुप है, मतलब अल्कोहल है। ये क्या है? इथेनॉल। इथेनॉल in the presence of alkaline potassium permanganate या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसको जब बहुत ज्यादा हीट करोगे तो ये अल्कोहल जो OH ग्रुप है वो COH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस केस में ये दोनों में से जो भी आपने यूज किया है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। आपको बस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इतना ही याद रखना है कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट है या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है। एडिशन रिएक्शन क्या होता है? एडिशन रिएक्शन मतलब ऐड होना, कोई भी चीज जुड़ रही है तब ऐड, है ना, तो इसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। एडिशन रिएक्शन आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में देखने को मिलती है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स, है ना। इसे ये एग्जांपल दिए, इसमें डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो उसमें गुंजाइश होती है कि कोई चीज आप कैसे डबल बॉन्ड टूट के उसमें दो सिंगल बॉन्ड से कोई भी दो ग्रुप जोड़ सकते हो, या तो एल्किल ग्रुप जोड़ दो या फिर आप हाइड्रोजन जोड़ दो, है ना। तो इसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं कि जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तोड़कर हम एल्किल ग्रुप या हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं तो वो एडिशन रिएक्शन कहलाता है। और ये पॉसिबल सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होता है, यानी कि वो हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। अगर वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो वो एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। हमेशा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपके एडिशन रिएक्शन करके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर आपका इथीन है, अगर इसमें एडिशन रिएक्शन हो गया तो ये इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे इथीन तुम्हारा क्या होता है? सी डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन रहते हैं और यहाँ पे दो ये होता है। अब इसमें अगर आपने हाइड्रोजन ऐड करवाया तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, और ये H2 तो अटैच थी, साथ में एक एक हाइड्रोजन दोनों में और लग जाएगा, यानी कि ये CH3 कंडेंस फॉर्म में लिखोगे तो C2H6, यानी कि तुम्हारा जो इथीन है वो इथेन में कन्वर्ट हो गया, राइट। उसी तरीके से तुम्हारा अगर इथाइन है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड में तुम्हारा एक एक ही कार्बन एटम है। अगर तुमने इसमें हाइड्रोजन ऐड कराया तो पहले तो ये इथीन में बदलेगा, यानी कि डबल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में हो जाएगा,
फिर डबल बॉन्ड से और अगर आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करा दोगे तो ये सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा और ये चीज आपकी इथेन कहलाएगी, राइट। तो इसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। तो आप देख रहे हैं अनसैचुरेटेड तुम्हारा सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो unsaturated hydrocarbons or hydrogen, the presence of a catalyst such as palladium or nickel to give सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हालांकि इस रिएक्शन में आपको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है और वो कैटलिस्ट कौन होता है, पैलेडियम। आप या तो आप पैलेडियम ले सकते हो कैटलिस्ट को, या एज या निकल आपका कैटलिस्ट बन सकता है। दोनों में से कोई एक कैटलिस्ट बन जाता है, या पैलेडियम या निकल। तो ये पूछ सकते हैं कि विच कैटलिस्ट यू यूज इन एडिशन रिएक्शन, तो यू कैन राइट पैलेडियम और निकल, राइट। That this reaction is commonly used in the hydrogenation of vegetable oil using a nickel catalyst. आपको पता है जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनको हाइड्रोजनेशन किया जाता है और निकल को एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। कभी भी डालडा घी सुना है ना, या वनस्पति घी सुना है, उसमें क्या करते हैं जो वेजिटेबल ऑयल्स है उसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है, और वो जब ऐड करते हैं निकल के प्रेजेंस में, जब वो ऐड करते हैं तो वो डालडा घी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। Catalysts are substances that cause a reaction to occur or proceed at a different rate. Catalyst क्या होते हैं? Catalyst वो substance होते हैं जो reaction को की rate यानी कि speed को change कर देते हैं, है ना। और वो खुद में उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब खुद reaction का हिस्सा नहीं होते हैं, बस उनका काम होता है speed को change करना। अधिकतर कैटलिस्ट जो होते हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो जो कैटलिस्ट स्पीड को बढ़ा देते हैं उनको हम पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं, लेकिन कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को लो कर देते हैं, तो उनको हम नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। तो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन की रेट को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है। Vegetable oils generally have long unsaturated carbon chains, while animal fats have saturated carbon chains. जो vegetable oil होते हैं उसमें unsaturated carbon chain की लंबी सी unsaturated carbon की लंबी सी चेन होती है। कहने का मतलब है जो vegetable oils होते हैं उनमें जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है और ये कार्बन की बहुत लंबी चेन होती है। लेकिन जो एनिमल से जो फैट निकलता है यानी कि जो घी वगैरह जो निकलता है वो सैचुरेटेड होता है, मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट रहता है। You must have seen advertisement stating that some vegetable oils are healthy. हमने देखा है बहुत सारे vegetable oils healthy होते हैं, जैसे आपका olive oil healthy माना जाता है ना। Animal fats generally contain saturated fatty acids which are said to be harmful to health. जबकि जो animal fat होता है यानी कि घी वगैरह होता है उसमें saturated fatty acid होता है और वो health के हिसाब से harmful माना जाता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। इसलिए आजकल के एडवर्टीजमेंट में आप देखना कि सलाह दी जाती है कि आप ऑलिव ऑयल में खाना बनाइए, एनिमल फैट जो है मतलब जो डालडा वगैरह से कम इस्तेमाल करो या घी वगैरह है उसको कम इस्तेमाल करो क्योंकि ये हार्मफुल टू हेल्थ होता है, राइट। तो आपको तो ये देखना है कि एडिशन रिएक्शन क्या होती है। एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। जैसे ये एग्जांपल देखो, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड टूट के आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे दो बॉन्ड की जगह दो हाइड्रोजन एटम आ गए, एक एक कार्बन के एटम के ऊपर ये ऐड हो गया हाइड्रोजन, राइट। तो ये तुम्हारा एडिशन रिएक्शन है और एडिशन रिएक्शन में हमेशा कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, या निकल यूज कर सकते हो या पैलेडियम यूज कर सकते हो, ठीक है। और वेजिटेबल ऑयल को हम जो वेजिटेबल ऑयल है उसको हम हेल्दी मानते हैं बजाय कि एनिमल फैट के, क्योंकि वो हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए। ऑयल कंटेन्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। इसलिए खाना बनाते वक्त हमको ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हेल्थ के लिए अच्छा माना गया है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? जब देखो जैसे ये वाली रिएक्शन देखो, इस वाली रिएक्शन में CH4 है यानी हाइड्रोजन 4 है, इसको क्लोरीन से रिएक्ट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या हुआ, 4 हाइड्रोजन की जगह 3 हाइड्रोजन हो गए और 1 हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आके अटैच हो गया। तो ये जो मीथेन है ये मिथाइल क्लोराइड बन गया और जो हाइड्रोजन था वो इस बाकी बची हुई क्लोरीन के साथ मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब वो होता है जिसमें हाइड्रोजन किसी और एलिमेंट के एटम से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो CH4 है ना, इसको कैसे लिखते हैं? जैसे तुम्हारा इस रिएक्शन को तुम लिखोगे तो कैसे लिखोगे? जैसे CH4 को तुम Cl2 से रिएक्ट करा रहे हो, राइट। तो आप CH4 को CH3.H लिख सकते हो और Cl2 को आप Cl लिख सकते हो।
तो एक HCl से रिएक्ट करेगा और एक जो Cl है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। जब अटैच हो जाएगा तो ये CH3Cl बन जाएगा और ये वाला जो है वो HCl दे देगा। इस तरीके से रिएक्शन होती है। मतलब हाइड्रोजन को क्लोरीन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, हटा दिया, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ गया, तो उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। Saturated hydrocarbons are fairly unreactive and are inert in the presence of most reagent. Saturated hydrocarbons होते हैं वो unreactive होते हैं, inert होते हैं, क्योंकि वो saturated है ना, ऑलरेडी उनकी 4 वैलेंसी जो कार्बन की है वो satisfied है, तो उसको क्या जरूरत है किसी और के साथ रिएक्शन करने की। लेकिन कभी कभी किसी रिएजेंट के साथ वो रिएक्ट करते हैं। However, in the presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbons in a very fast reaction. जैसे क्लोरीन को अगर हमें को एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऐड करना है तो सनलाइट के प्रेजेंस में जब क्लोरीन ऐड करते हैं ना मीथेन में, तो ये बहुत जल्दी से इसमें ऐड हो जाती है और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तुम्हारा ये कंपाउंड बना देती है। इसको क्लोरो मीथेन या मिथाइल क्लोराइड कहते हैं। क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन आइटम्स वन बाय वन। देखो CH4 है ना, CH4 प्लस Cl2, तो पहले स्टेप में तो क्या बनेगा, ये CH3Cl और HCl बनेगा। ठीक है, फिर अगर तुम इसमें और क्लोरीन ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2Cl2 और एक और HCl बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर आपका इसमें अगर आप और हाइड्रो और क्लोरीन ऐड करोगे, लेकिन सारा स्टेप कब होगा आपका, उसके प्रेजेंस में होगा, तो सनलाइट के प्रेजेंस में। फिर अगर आप इसमें क्लोरीन ऐड करोगे ना, तो क्लोरीन क्या करेगा, फिर एक H को रिप्लेस करेगा, ये CH Cl3 बन जाएगा और HCl बन जाएगा। क्लियर। फिर अगर आप इसमें Cl ऐड करोगे, Cl2 ऐड करोगे, तो चारों क्लोरीन हट जाएंगे और CCl4 बन जाएगा और आपका HCl बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, इस वाले स्टेप में चारों हाइड्रोजन की जगह 4 क्लोरीन आ गए, यानी कि तुम्हारा CH4 अगर 4 Cl2 कर दोगे तो कंप्लीटली चारों हाइड्रोजन तुम्हारे 4 क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे और ये बन जाएगा। तो ये कंप्लीट रिएक्शन कहलाती है। तो इस तरीके से 1 बाय 1 आपका क्लोरीन या हाइड्रोजन को रिप्लेस करता गया। तब कब तक रिप्लेस करता गया, जब तक चारों के चारों आइटम, चारों के चारों हाइड्रोजन की जगह चारों के चारों क्लोरीन नहीं आ गए, है ना, तो उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज वन टाइप ऑफ कार्बन और वन टाइप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर। इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक प्रकार के एटम ने दूसरे एटम की जगह ले ली, है ना, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। Many products are usually formed with the higher homologues of alkanes. alkanes के बड़े वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि तुम्हारा हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन वगैरह, उससे बहुत सारे इस तरीके से प्रोडक्ट्स बन सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक है। आई होप ये वीडियो समझ में आएगा। आप इसको बार बार देखिए, नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आएगा। एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कम्बिनेशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत इजी है, उसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक बार ढंग से डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो आपको ये आ जाएगा। अगर नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड या किसी चीज से भी रिलेटेड कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपनी डाउट प्लेस कर सकते हैं। थैंक यू।